हेलो बच्चों, कैसे हो तुम? हाउ आई एम लुकिंग? हाउ यू आर लुकिंग? हाउ आर यू फीलिंग? ऑसम। ओके, भगवान करे आप लोग ऑसम फील करें, क्योंकि देखो कुछ हो या ना हो, जिंदगी में खुश होना बहुत जरूरी है ना। क्योंकि जो कुछ भी आप, हम, माता पिता, भाई बहन, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी जो कोई काम करता है वो हमेशा खुशी के लिए ही करता है। साले उस खुशी के लिए नहीं बे। उस खुशी के लिए नहीं, वो खुशी हैप्पीनेस, खुशी, नॉट अ गर्ल ना, हैप्पीनेस ना, ना हैप्पीनेस के लिए। आप देखिए, ध्यान से सुनिएगा, अगर जो कोई भी चीज में खुशी मिलने लगेगी तो काम आपको अच्छा लगने लगेगा, चाहे वो गलत काम हो या अच्छा काम हो। इसलिए आप कोई काम गलत या अच्छा मत सोचिए, ये सोचिए कौन से में ज्यादा खुशी मिलेगी, या आप ये डिसाइड करिए कि ये गलत काम है ये अच्छा काम है, इसलिए अच्छा काम में खुशी लाने का ज्यादा कोशिश करिए, गलत काम में कम खुशी लाने की कोशिश के। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो आप पबजी खेले ऑफकोर्स आपको खुशी मिल रही है, लेकिन उसी टाइम अगर जो आप पढ़ेंगे तो भी, अगर जो जिस दिन आपको पढ़ाई में खुशी मिलने लगी, मतलब साले खुशी मतलब हैप्पीनेस, वो नहीं पढ़ाई के साथ, ये नहीं कि चैटिंग है, बगल में ले बैठे हो और खुशी के साथ खुश हो गए, तो फिर खुशी के साथ खुश होके खुद खुशी करनी पड़ेगी। या क्या बात है, खुशी के साथ खुश होके खुदकुशी करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई यू जस्ट टेक केयर अबाउट योर लाइफ, दैट व्हाट यू आर डूइंग, एंड इफ you are doing that thing, that work, then what is the result of that work in my future? Because when you don't worry about the future, I am not saying that you just worry about the future, but you must have to try your best at that present time, due to which your future will be become easy, comfortable. जब आप इस दिन अगर जो बेस्ट करेंगे तो फ्यूचर बेस्ट होगा। आज आपने गलत किया तो इसका सामना आपको फ्यूचर में करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतना क्यों लेक्चर दे रहे हैं सर? क्योंकि मेरा भी कटा था साला, तू भी नहीं पढ़ेगा, तेरा भी कट जाएगा। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस सब बातों को। ओके, लेट्स कम टू द टॉपिक। Today we will study rate of cooling. What we will study? Rate of cooling. Rate of cooling. ना, मतलब एक बात है कि अगर जो मान लो ये मार्कर ज्यादा टेम्परेचर पे है और ये मार्कर कम टेम्परेचर पे है, तो ये मतलब ये कम टेम्परेचर, दोनों को मिलाएंगे तो हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट फ्लो करेगा, तो जिससे इसका टेम्परेचर कम होगा। कम रेट ऑफ कूलिंग मतलब टेम्परेचर बॉडी का कम होना। अच्छा, एक और बात, तो क्या रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी कम हो रहा है? नहीं, किसी बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ कितना तेज कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। दिस टॉपिक you must have to know about this, because in further class we will discuss about the Newton laws of motion, as I have considered, as I have already said to you, before starting any topic I make माहौल ना, वैसे इन्वायरमेंट कंडीशन क्रिएट करूंगा कि आप धीरे धीरे न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग की तरफ चले जाएंगे। इसलिए रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, हिंदी में लिख, टाइम के साथ किसी बॉडी का टेम्परेचर कितनी तेज घट रहा है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग। यहां तक सेफ हो? अच्छा सर, अब मैं एक कुछ बात बताऊंगा। dx अपॉन dy
is positive, dx upon dy is negative. इसका मतलब the value of x change with the time, the value of x change with the time. Of course, in both cases, the value of change, there is a value of changing of x. But in this case, the value of change with respect to y goes on decreasing. इसका मतलब x की वैल्यू y के रिस्पेक्ट में कम हो रही है. समझ में आया? जैसे मैं बोलूं dx अपॉन dt माइनस का, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गया? निगेटिव. निगेटिव मतलब x की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज कर रही है. क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है. इट मीन्स आई जस्ट वांट टू से if this will be positive, then the value of this physical quantity with respect to this physical quantity goes on increasing. समझ में आ रहा है? मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी का इस फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज. अगर जो यहां माइनस लगा दूंगा तो मैं क्या करूंगा? डिक्रीज. ये कंसेप्ट जानना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग में कहीं ना कहीं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी डिक्रीज, तो वहां मैं ये साइन लगाने की कोशिश करूंगा या लगा दूंगा, तो आपको समझने की जरूरत है. सीधे मुद्दे पे आते हैं, फिजिक्स में आते हैं. लेकिन आप ये लिख लीजिए, ये आप लिखेंगे तभी आप आगे फील कर पाएंगे. देखिए, एज वी नो, by SBL law, by SBL law, energy radiated is equal to sigma EA TB के पावर 4. कोई दिक्कत, कोई परेशानी? This is the heat energy released by body, released by body energy. ठीक है? For small interval, let E radiated dq ना. ये ई रेडिएटेड क्या है? ई रेडिएटेड को मैंने मान लिया क्यू ना, तो ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टीबी के पावर 4. अच्छा, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी और dq इज इक्वल टू हो जाएगा एम एस डी टी बाई कैलोरीमेट्री. कोई दिक्कत? अब मैं यहां से लिखना शुरू करूंगा. इसको लिख लीजिए आप लोग, इसको लिख लीजिए. अच्छा, तो एम एस डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टीबी के पावर 4 या डी टी अपॉन टी और वो भी माइनस का इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टीबी के पावर 4. दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग. कहीं कुछ गलती नहीं ना हो रहा है? पहले एक बार मैं देख लू. सिग्मा सॉरी हाँ अपॉन में एम एस. हाँ, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग. निगेटिव साइड क्या इंडिकेट कर रहा है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग, गोज ऑन डिक्रीजिंग. ये क्या निगेटिव क्या आ रहा है? टेम्परेचर ऑफ बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग.
गोज ऑन डिक्रीजिंग। यहां ऑफ कोर्स टीबी लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां लिख सकते हो डेल्टा टीबी। रेट ऑफ कूलिंग को मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखूंगा, आरओसी। आरओसी 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 हत्याकांड नहीं, आरओसी। तो मैंने क्या सीखा, अच्छा, नेगेटिव साइन, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछता है, तो क्या मैं पढ़ा, आर ओ सी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी बी के पावर 4 अपॉन एम एस। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऑन व्हाट फैक्टर द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी डिपेंड अपॉन। तो व्हाट फैक्टर, इट डिपेंड अपॉन द सिग्मा, इट डिपेंड अपॉन द इमिसिविटी, ए टी एम एस। बहुत क्या क्वेश्चन क्या है, ऑन व्हाट फैक्टर आर ओ सी डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा, आर ओ सी डिपेंड, पहला स्टेफन कांस्टेंट, दूसरा ई इमिसिविटी, थर्ड एस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, फोर्थ एरिया, और फिफ्थ टेम्परेचर ऑफ बॉडी। वो भी सरफेस एरिया लिख लो। देखो, स्टेफन कांस्टेंट, इमिसिविटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चाहे स्टेफन कांस्टेंट तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, आप इसको लिखिए, ऑल आर द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मास पे भी डिपेंड करता है, 6(1) मास। मास मतलब डेंसिटी। मतलब कोई पूछेगा रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एक लाइन का। अब उसमें अलग बात है, इमिसिविटी, सिग्मा और ये डेंसिटी, ये अलग चीज है। किस पे डिपेंड करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। थर्ड वन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी एंड एज वी सी एरिया ऑफ द बॉडी। सही बात है यार, ये है, और जितना बड़ा एरिया है, किसमें रेट ऑफ कूलिंग, कौन ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा। अच्छा, एक बात मैं और, बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है वो मैं बताता हूं। ये लिख लिया, ये लिख लिया, यहां तक ठीक है। अच्छा, बच्चों को कंफ्यूजन क्या है, A इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, मतलब A इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो क्या एक बात बता, चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों एक ही चीज है? नहीं, नो, ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलेरेशन. It means I just want to say acceleration of any body depend upon the velocity of body at that time of the body also. कहने का मतलब कोई बॉडी का एक्सेलरेशन है, वो बॉडी की वेलोसिटी एज वेल एज टाइम पे डिपेंड करता है. वो ऑफकोर्स बात है कि उसमें वेलोसिटी आ रहा है. तो अगर जो मैं कहूंगा कि एक्सेलरेशन ही वेलोसिटी है तो इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग. ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है?
तो मैं पूछ रहा हूं हीट लॉस बाय एनी बॉडी एंड रेट ऑफ कूलिंग आर दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स आर ओनली वन? यस, ये दो कंसेप्ट है। रेट ऑफ कूलिंग अलग चीज है और हीट लॉस अलग कंसेप्ट है। क्या है? रेट ऑफ कूलिंग अलग कंसेप्ट है और हीट लॉस अलग कंसेप्ट है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल ये वाला एक्सेलेशन है। ये क्या है? ये अब साला तू वो पढ़ते पढ़ते ये मत हो जाना, वो क्या बोलते हैं, एक्सेलेशन मतलब एब्जॉर्सिव पावर नहीं, एब्जॉर्प्शन। कहने का मतलब A is acceleration, V is velocity. Both are two concept. Both are two concept. जैसे मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रेट ऑफ कूलिंग मतलब कोई बॉडी का टेम्परेचर कितना जल्दी जल्दी जो डिक्रीज हो रहा है वो हो गया रेट ऑफ टेम्परेचर, रेट ऑफ कूलिंग। तो वो आपको सही बात है कि बॉडी का कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा उस पे रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड करेगा। लेकिन क्या बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ यही रेट ऑफ कूलिंग है? ये नहीं है। क्या वेलोसिटी का चेंज हुआ ये एक्सेलेरेशन है? नहीं। वेलोसिटी का चेंज टाइम के साथ क्या होगा, मतलब टाइम इज द अनदर फैक्टर ऑन विच एक्सेलेरेशन इज डिपेंड। एट द सेम टाइम रेट ऑफ कूलिंग इज अनदर कंसेप्ट, heat loss is another concept. Rate of cooling depend upon the heater loss, but at the same time it depend upon the time also. At the same time it depend upon the time also. ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि साला तू अभी क्वेश्चन दूंगा तो हीट लॉस अलग आएगा तो तू कहेगा कि हीट लॉस किसी का हो सकता है किसी का ज्यादा हो किसी का कम, तो रेट ऑफ कूलिंग ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा कम होगा, वो अलग क्राइटेरिया है, उसको देखेंगे। मैं यहां लिख लूं, यहां लिख दो, रेट ऑफ कूलिंग हीट लॉस पे डिपेंड करता है और उसके साथ साथ टाइम पर भी डिपेंड करता है। बहुत कंफ्यूजन जीवन काल में बहुत कंफ्यूजन। क्या? रेट ऑफ कूलिंग हीट लॉस पे भी डिपेंड करता है, साथ ही साथ अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा इसमें कुछ करना नहीं है, कुछ और ज्यादा झंझट नहीं करना है। यहां कुछ करना नहीं है, बस मैं ये कर दे रहा हूं। क्या कर दे रहा हूं? यहां देखो ये लिख दे रहा हूं, ROC इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा ई ए अपॉन MS TB के पावर 4 माइनस TS के पावर 4। ये लिखना था ना। बना लीजिए ना। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और 7th लिख लीजिए टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ना rate of cooling is not, his concept is same, there is no mistake, there is only mistake of formula, ना। rate of cooling क्या होता है? rate of cooling किस पे डिपेंड करेगा? सिग्मा EA MS और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग पे। ये तो सब कुछ सही है, बस यहां पे थोड़ा सा था ना। कोई दिक्कत? अच्छा अब कुछ और समझते हैं। स्पेशल केस,
if two body have same temperature, of surrounding, same emissivity, then find rate of cooling, ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग। तो देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से इसका सॉल्व देखिए, सॉल्व क्या करेंगे, ROC अपॉन ROC2। तो देखो मैं लिखने जा रहा हूं ROC1 अपॉन ROC2 इज इक्वल टू सिग्मा E1 A1 TB1 के पावर 4 माइनस TS के पावर 4 अपॉन M1 S1 अपॉन सिग्मा E2 A1 TB A2 TB के पावर 4 TS के पावर 4, ये TB2 है, अपॉन M2 S2, ये कैंसल, मतलब ROC1 अपॉन ROC2 इज इक्वल टू A1 M2 S2 अपॉन A1 A2 M1 S1। या मैं ये भी लिख सकता हूं, ये हो गया क्या, या rate of cooling is directly proportional to A upon MS when TB TS E are same। अच्छा, ROC is directly proportional to एरिया कितना हो जाएगा, लेट कुछ नहीं दिया है, लेट बॉडी इज स्फेरिकल, कौन सा बॉडी, स्फेरिकल, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और मास का क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एस, यानी 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन रो 4/3 पाई आर क्यूब एस, यानी 4 पाई से 4 पाई कैंसल, ये आ जाएगा रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से आर कैंसल 1 अपॉन रो आर एस। 95% क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, मतलब अपन लोग दो फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या, दो फॉर्मूला, एक ROC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन MS, ROC is directly proportional to 1 upon rho RS,
कैसे याद रखेंगे? ORS का घोल, पता नहीं तुम लोग जानते हो कि नहीं, सॉल्यूशन। इसमें रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल। R क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। और S क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। If material is same, then S density and S are same. If material is same, then rho and S are same. Then rate of cooling is inversely proportional to R. Inversely proportional to R. ये पूरा कंक्लूजन है, ये पूरा कंक्लूजन है, ये पूरा कंक्लूजन है, कंक्लूजन है, मस्ट याद रखना है। क्या? रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अपॉन MS। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रो RS ना। ORS मतलब डेंसिटी ऑफ मटेरियल, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी S। अगर जो सेम मटेरियल का है तो डेंसिटी और ये सेम होगा। रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। अब क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्या कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। Two spherical body having radius ratio 1:2, both are made of same material, then find the rate of cooling. Then find the rate of cooling. Then find the rate of cooling. कुछ नहीं, फिर से वही सिंस सॉल्यूशन लिख दिया। रेडियस रेशियो कितना है? R1 अपॉन R2 कितना है? 1/2 ना। सिंस दे आर मेड, पहले रेट ऑफ कूलिंग लिख ले। रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कूलिंग 1 अपॉन रो RS। सेम मटेरियल, रो एंड S आर सेम, तो सेम हो जाएगा। तो ROC1 अपॉन ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी ROC1 अपॉन ROC2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, मतलब 2:1। 2:1। ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं वो बहुत और इंपॉर्टेंट है। इफ R1 upon R2 is equal to 1/2, rho 1 upon rho 2 is equal to 4/3, S1 upon S2 equal to 3:5. Find ratio of ROC. Then find the ratio of ROC. आसान है,
क्या क्या मैंने बताया? आर ओ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो आर एस, यही बताया। तो इसका मतलब आई नीड अ पेन, पेन कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो इसी से देखते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा? आर ओ सी वन, देखू पहले दिख रहा है कि नहीं। देन आर ओ सी वन, सॉरी वो मार्कर का इंक खत्म हो गया था, इसलिए थोड़ा देर इज रिलेटिव डिस्टर्ब टू यू, आई एम सॉरी फॉर दिस। आर ओ सी वन अपॉन आर ओ सी टू इज इक्वल टू कितना? रो टू आर टू एस टू अपॉन रो वन आर वन एस वन। अच्छा एक बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं, ये आपको लिखने आना चाहिए। अगर जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका पार्ट यहां जाएगा, इसका पार्ट यहां जाएगा। मैं इस बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि यू शुड हैव टू नो अबाउट दिस बिकॉज इट इज ए सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर जो इतना नहीं आता है तो फिर एक काम करो, 9th और 10th क्लास में चले जाओ और फिर से एक बार पढ़ लो। ओके, था रो टू अपॉन रो वन, ये देखो रो वन अपॉन रो टू कितना है? 4/3। रो वन अपॉन रो टू कितना है? 4/3। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4, ये हो जाएगा 2/1 इंटू 5/3, यानी 3 से 3 कैंसल, हो जाएगा 10:1। कितना हो जाएगा? 10:1। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5:2। हाँ, इसी तरह कर लेना। अब जो मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं वो समझना। देखो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ठीक है। और क्या दिया है? बॉडी मटेरियल इज सेम, बॉडी मटेरियल, टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये सब क्या है? सेम। फाइंड ऐसे ऐसे दिया है, फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस, फाइंड रेट ऑफ हीट लॉस। Find rate of heat loss. Find rate of heat loss. Find rate of heat loss. दूसरा find rate of cooling. वीडियो को पॉज करो, टाइम लो और कर डालो, टाइम लो और कर डालो। ओके, इससे ये समझ में आ जाएगा, इससे ये कंसेप्ट, ये क्या है? दिस क्वेश्चन मेक more clear in difference between
rate of cooling and rate of heat loss. देखो ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से। ये मिटा दो ना। देखो E loss upon T is equal to, ये रेट ऑफ हीट लॉस मतलब पावर ना। हाँ, E अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा सिग्मा ई ए टीबी के पावर 4 टीएस के पावर 4। ये क्या होता है, ये है रेट ऑफ हीट लॉस। ठीक है, अच्छा रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ई ए अपॉन एम एस टीबी के पावर 4 माइनस टीएस के पावर 4। सिग्मा तेरा एक बार और फॉर्मूला पढ़ लू। हाँ, सिग्मा ई ए टीबी के पावर 4 अपॉन एम एस। तो ये बताओ रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग फॉर्मूला भी अलग है, तो फॉर्मूला अलग है तो रेट ऑफ हीट और लॉस और रेट ऑफ कूलिंग अलग अलग है। रेट ऑफ हीट लॉस डिपेंड अपॉन द एरिया टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जस्ट देयर इज नो नीड ऑफ द मास एंड स्पेसिफिक हीट, whereas rate of cooling depend upon the area and emissivity, but at this time mass of the body and specific heat of the body also। मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं, पहले ये कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं इसको मिटाऊं, इससे क्या निकला कंक्लूजन, कंक्लूजन लिख लो। Rate of cooling depend upon the area, temperature of the body and temperature of surrounding, and at the same time mass and specific heat of the body। लाइन छोड़ के, but rate of heat loss depend upon the area, temperature of the body, temperature of the surrounding only। मतलब मैं ये कंक्लूजन लिख सकता हूं, रेट ऑफ कूलिंग एंड रेट ऑफ हीट लॉस बोथ आर डिफरेंट। किसी एक स्पेसिफिक टाइम में कोई बॉडी कितनी एनर्जी लॉस की, ये होता है हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस। किसी स्पेसिफिक टाइम में कोई बॉडी कितनी जल्दी हीट लॉस की, ये होता है रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। I know that you are getting confused, but don't get confused. I just want to explain all the things which is related to formula. Heat loss अलग चीज होता है, rate of cooling अलग चीज होता है। Heat loss किसमें, सिर्फ और सिर्फ किसमें डिपेंड करता है, area, emissivity and temperature of the body and surrounding। Of course, rate of cooling is also depend upon the area, emissivity, temperature of the body as well as temperature of the surrounding, but at that time temperature of the mass of the body and specific heat of the body is also depend। Are you getting? तो rate of heat loss और rate of cooling both are the two different concept। और यहीं से आप लोग, और देखो मैं फील भी दिला दे रहा हूं, वो क्या दिया था, ये दो बॉडी दिया था ना, ये वाला और ये वाला, ये दिया था बी और ये था ए।
आरबी इज ग्रेटर देन आर ए दिया था ना, क्या दिया था? क्या दिया था, मैं देख लू एक बार। क्वेश्चन है आर ए इज ग्रेटर देन आरबी दिया था। आर ए इज ग्रेटर देन आरबी, ये ए है ये बी है। अब देख रहा ई लॉस पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टीबी के पावर 4 माइनस टीएस के पावर 4। अगर जो किसी बॉडी का ये सब सेम है तो ई लॉस अपॉन टी, ये किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। किस पे? एरिया पे। किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे। अच्छा, ये मिटा दूं। कहने का मतलब ई लॉस रेट ऑफ हीट लॉस अपॉन ऑफ ए अपॉन और रेट ऑफ हीट लॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जैसे ऐसे लिख लो ना, ई ए टी अपॉन ई बी टी इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी बी टी एस टी ए के पावर 4 अपॉन सिग्मा ई ए वन मान लो, ए मान लो, ए बी मान लो, और टी बी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। और ये दिया है एस गिवन। क्या गिवन है? गिवन टी बी इक्वल टू टी एस, टीबी इक्वल टू टी ए, टी एस इक्वल टू टी एस, और क्या दिया है? बस आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, ई आर सेम। तो इसका मतलब ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये पूरा कैंसल, इसका मतलब ये कैंसल, मतलब ये पूरा क्या हो गया? रेट ऑफ हीट लॉस। तो ये कितना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस हो गया। आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, हेंस रेट ऑफ हीट लॉस of A is greater than B, is greater than B। अच्छा, अब देखो, हालांकि ROC क्या होता है? ROC ये क्या होता है? सिग्मा ई ए टीबी के पावर 4 माइनस टीएस के पावर 4 अपॉन एम एस, या ROC is inversely proportional to रो आर एस, या ROC is inversely proportional to A upon MS, A upon MS, A upon MS। तो ROC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर एस, मतलब मैं कहना चाहता हूं ROC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब RA इज ग्रेटर देन RB, देन ROC और B इज ग्रेटर देन ROC A। रेट ऑफ हीट लॉस A is greater than rate of heat loss of B, but rate of cooling of B is greater than rate of heat loss of rate of cooling of A। मतलब आंसर क्या आया? आंसर आया रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ A is greater than B और रेट ऑफ कूलिंग of B is greater than A। greater than A।
तो आई थिंक वीडियो का लेंथ ज्यादा हो गया है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश किया, आप समझिए और समझ के करने की कोशिश करिए, और लेक्चर को 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे रिपीट कर करके देखेंगे, और जब न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग पढ़ेंगे तो ये रेट ऑफ कूलिंग और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डरिए मत, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।